नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 अनुसूची 5 में जो कि अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी है और अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्र के बारे में जानकारी है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे आप जाएंगे एम लक्ष्मीकांत बुक से ही बनाई हुई ये पीडीएफ है। आप चाहे तो इसके बाद जाके वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। आपको जो भी प्रीलिम्स के हिसाब से, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, जिसका भी चाहिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा और जरूर होगा। तो आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है। चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र है वह संविधान के जो 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। और जो अनुसूचित क्षेत्र है, आप इसके साथ भाग 10 में यह सब जानकारी है। और दूसरा है जनजातीय क्षेत्र, जो कि अनुसूची 6वीं, जिसको जनजातीय क्षेत्र या ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, या 6th शेड्यूल या 6th शेड्यूल का भाग है। ठीक है, इसमें 4 स्टेट आते हैं अमित्र में: असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, भाग 10 है, आर्टिकल 244 है। आप इतना ध्यान रखिए। जनजातीय क्षेत्र तो आपको बता दिया, 4 भाग हैं: असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र जो कि संख्या में 10 है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है, आप सोच सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ साथ आते हैं, पता है आपको। आप सोचिए, आप हरियाणा से चले, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों साथ में मिलेंगे आपको। ठीक है, बगल में आएंगे तो एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ निकला हुआ था। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश अलग से है, और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ है तो उड़ीसा, ध्यान दीजिए। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं? एक छोटी सी डेफिनेशन है, वैसे जरूरी नहीं है, एग्जाम में तो कोई किसी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जो कि आदिम निवासी हैं, मेनली जंगल वगैरह में जो रहते हैं, समाज की मुख्य धारा से बिछड़े हुए हैं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, सोशियो इकोनॉमिक मतलब इनकी ना तो सोशल अच्छे से हो पाए, सोशल का मतलब है समाज की मुख्य धारा में अच्छे से नहीं जुड़ पाए, और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हुए हैं। इनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की जरूरत होती है, और राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था शेड्यूल्ड एरियाज में लागू नहीं होगी। और यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वह इनको उत्थान के लिए विशेष प्रयास करें और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करें। राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे लागू नहीं होती है। ठीक है, वो इसलिए नहीं लागू होती है क्योंकि अब, अच्छा, आप आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, विधि की समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। आप यहाँ से सोच सकते हैं कि जो आदिम निवासी, हम उनके साथ वही व्यवहार नहीं कर सकते जो कि हम जनसामान्य के साथ, जो मुख्य धारा में जुड़ी हुई लोगों के साथ कर सकते हैं। इसलिए तो अलग से शेड्यूल में डाला गया है, इसके लिए अलग से कानून बनाने की व्यवस्था की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र यह है ट्राइबल एरियाज। इन राज्यों के अन्य लोगों की दिनचर्या में ये तो थोड़ा बहुत अलग से जंगल में रहते हैं, आम लोगों के साथ ना तो इनका कोई मेल जोल है, और आप लोगों की दिनचर्या में भी नहीं घुल पाए हैं। मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर इनका इस्तेमाल किए जाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक जो आप देखते हैं तो उसी से रिलेटेड है। ये लोग अभी भी अपनी संस्कृति को, रिवाज और सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और आम लोगों के साथ इनका बिल्कुल भी घोल मेल नहीं है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं।
अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। और राज्यपाल के परामर्श से यह शेड्यूल्ड एरियाज का जो एरियाज है उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, सीमा को बदल सकता है, नाम बदल सकता है, लेकिन किससे? राज्यपाल के परामर्श से। और राज्यपाल के परामर्श से ही ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए भी नया आदेश दे सकता है, ठीक है। आगे है कि केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्ति। इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्ति कहाँ तक काम करती है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू होती है। शेड्यूल्ड जो राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर है वो शेड्यूल्ड एरियाज में भी लागू होती है। कहीं पर लिख के आ जाए कि राज्य की जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर शेड्यूल्ड एरियाज में लागू नहीं होती है तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, शेड्यूल्ड एरियाज में राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है कि उसको विशेष जिम्मेदारी दी गई। वो शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन या गवर्नेंस के बारे में प्रेसिडेंट को वार्षिक रिपोर्ट देगा या फिर जब प्रेसिडेंट उसको रिपोर्ट को मांगे तब देना पड़ेगा। और शेड्यूल्ड एरियाज में जो केंद्र है, केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर है वो शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देना, ठीक है। जो शेड्यूल्ड एरियाज है, केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर है कि बस उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश दे सकता है कि आपको कैसे वहां पर कोई नया स्कीम है, कुछ भी लागू करना है तो उसके पास क्षमता है। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य के पास ही है और केंद्र का इसमें कोई भी योगदान नहीं। आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर केंद्र की विशेष जिम्मेदारी की बात की गई है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। एसटी जनजातीय जो जनजातियां हैं उनको उत्थान के लिए, उनको कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सलाह देना इसका प्रमुख काम है, ठीक है। जो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी होती है इसमें 20 लोगों की कमिटी होती है। 3/4 लोग होते हैं राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि, जो एसटी विधायक हैं राज्य विधानसभा में, उनसे 3/4, 3/4 मतलब 20 का 3/4 हो जाएगा लगभग 15। 15 तो वही विधायक होंगे जो कि राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि हैं। और जो शेष 5 हैं उनको गवर्नर मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। और ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी की जो बात है, एक मिनट, ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी है जो टीएसी है, ऐसे राज्यों में भी जहां पर एसटी तो है लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है वहां पे भी आप ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी का गठन हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा केवल प्रेसिडेंट के निर्देश पर, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि लागू विधि, इसके लिए गवर्नर के पास पावर है। गवर्नर के पास क्या पावर है? बस संसद के और राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम, किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ वो शेड्यूल्ड एरियाज में लागू कर सकता है, नहीं कर सकता है, या कुछ परिवर्तन के साथ लागू करे, या गवर्नर के पास पावर होती है। गवर्नर ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी के से विचार विमर्श करके उसके पास रेगुलेशन, विनियम बना सकता है। एसटी सदस्यों के बीच भूमि के हस्तांतरण को रोक सकता है या भूमि के हस्तांतरण को सीमित भी कर सकता है, चाहे वो भूमि का हस्तांतरण किसी भी टाइप का हो। या साहूकारों के व्यवसाय को कि आप वहां पे बाहर से लोग गए, वहां पे कर्जा बांटा, फिर वहां की जमीनें हड़प ली, तो इसलिए उस रेगुलेशन की बात की गई है, ठीक है। फिर आगे है कि यह संसद या विधानमंडल का कोई भी अधिनियम है जो शेड्यूल्ड एरियाज में लागू है उसको समाप्त कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की स्वीकृति आवश्यक है। और यह जो रेगुलेशन की बात की गई है इसको ध्यान में रखना है। ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी के
विचार से विचार विमर्श करके गवर्नर जो करता है रेगुलेशन, उसकी बात उसके लिए ये है कि वो किसी भी अधिनियम को संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी अधिनियम है जो शेड्यूल्ड एरियाज में लागू है उसको समाप्त कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की स्वीकृति आवश्यक होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे बात की गई है। एक मिनट, नया नया चलाने में दिक्कत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है? प्रेसिडेंट है बस जो जनजातियों के कल्याण के लिए और शेड्यूल्ड एरियाज का सही से मैनेजमेंट हो पाए, इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के 10 साल के बाद। ठीक है, तो पहला 10 साल 1950, 26 जनवरी 1950 के 10 साल बाद 1960 में यूएन घेवर की अध्यक्षता में कमीशन गठित हुआ था, आयोग का गठन किया गया था। 1961 में इसने रिपोर्ट दी थी। सेकेंड कमीशन गठित हुआ था दिलीप सिंह भुरिया की अध्यक्षता में, और 2004 में इसने रिपोर्ट दी थी। ठीक है, आप इतना याद रख सकते हैं। अगला है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल भाग तो वही है 10। ठीक है, अब यहाँ पे है राज्य कौन कौन से हैं। मैं बताया था अमित्र में, अमित्र में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, क्योंकि यही बस पूछ लिया जाता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमित्र में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, स्वशासी जिले में इनको डिवाइड किया गया है, जो कि 10 स्वशासी जिले हैं, राज्य के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, जो अमित्र में है, जो स्वशासी जिले कितने हैं? 10 स्वशासी जिले हैं, राज्य के कार्यकारी प्राधिकार में आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो जनजातीय क्षेत्र है इनको स्थापित कर सकता है, इनको पुनर्स्थापित कर सकता है। जो स्वशासी जिले हैं, एक गवर्नर इनके क्षेत्राधिकार को बढ़ा भी सकता है। स्वशासी जिलों के क्षेत्राधिकार को गवर्नर कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, सीमा क्षेत्र का निर्धारण भी कर सकता है। जो स्वशासी जिले हैं अगर देखो एक जनजाति उसमें रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक स्वशासी जिले में बहुत सारी जनजातियां हैं, अलग अलग जनजातियां हैं, तो उसको स्वशासी जिले को डिवाइड किया जाएगा, और जो छोटे छोटे भाग बनाए जाएंगे उनको कहा जाएगा स्वशासी प्रदेश। ठीक है, क्या कहा जाएगा? स्वशासी प्रदेश। ओके, अब यहाँ पे स्वशासी जिले कौन से हैं? स्वशासी जिले 10 हैं। अब इनको याद रखना कोई बड़ी बात है नहीं। सबसे पहले आप जाएंगे मेघालय, गारो खासी जयंतियां आपको याद है। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला, ज्यादा कुछ याद नहीं, त्रिपुरा का त्रिपुरा। मिजोरम में चकमा, माई, मारा, लाई, चकमा, मारा, लाई, एलसीएम, लाई, चकमा, मारा। एलसीएम याद रहेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोडोलैंड है असम में, आपको पता ही है, कार्बी आंगलांग असम है, उत्तरी कछार असम में, तो आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, जो स्वशासी जिला है, स्वशासी जिला में एक जिला परिषद होती है। जिला परिषद में 30 सदस्य बनाए जाएंगे, इसमें से 26 सदस्यों का जो चुनाव है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य होंगे। 26 सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर। इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा, निर्धारित किया गया हो। 5 वर्ष ऐसा नहीं है कि भाई, लेकिन यहाँ पे विघटन का भी वो है, अब अगर विघटित नहीं होती है परिषद तब 5 वर्ष तक, बशर्ते परिषद को पहले विघटित नहीं किया जाए। बाकी 4 लोग हैं वो राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे या गवर्नर के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, आगे है जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद। जिला परिषद के अंदर ही काफी प्रादेशिक परिषद है। जिला परिषद प्रादेशिक परिषद के अधीन जो भी क्षेत्र हैं इन पे जो लॉ
विधि, कानून बनाने की क्षमता है, वह जिला परिषद के पास होती है और प्रादेशिक परिषद के पास होती है। जो भी इनके अधीन क्षेत्र हैं, उन पे कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक होती है। जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद के पास का शक्तियाँ हैं कि वह अधीन क्षेत्रों पे विधि बना दें, लेकिन इसके लिए गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक है। अधीन क्षेत्र कौन-कौन से हैं? भूमि, नहर, वन से रिलेटेड, प्रवृत्ति खेती, ग्राम प्रशासन से रिलेटेड, संपत्ति की विरासत से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड भी बना सकते हैं, तलाक से रिलेटेड भी बना सकते हैं। अब देख रहे हैं कहाँ तक जा रही है बात। और सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करने से रिलेटेड भी ये विधि बना सकते हैं। जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद के जो अधीन क्षेत्र हैं, इन पे आपसी मामला मतलब यहाँ पे ज्यूडिशरी का भी वो उनको शक्तियाँ देंगे। वह ग्राम परिषद और ग्राम न्यायालय का गठन कर सकते हैं। जो ग्राम ग्राम परिषद है, वह अपील सुन सकती है और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को निर्धारण का अधिकार भी गवर्नर के पास है कि वह कि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ तक लागू होगा ग्राम परिषद के मामलों में जो निर्णय देगा उसके लिए। जिला परिषद के पास वह इंफ्रा निर्माण के लिए इंफ्रा निर्माण कर सकता है, वो उसके पास ये शक्तियाँ हैं। अवसंरचना बना सकता है, प्राइमरी स्कूल, औषधालय, बाजार, फेरी, हाट, मत्स्य, सड़क, साहूकारों पर नियंत्रण के लिए भी रख सकता है। गैर जाति जो जनजाति समुदाय हैं, इनके व्यापार को रोक सकता है। जो साहूकारों पर नियंत्रण है, मतलब एक उन्हें ब्याज पर ऋण देने और जो व्यापार है उनको व्यापार उनके लिए विनियम रेगुलेशन रेगुलेट कर सकता है, बट इसके लिए गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक होती है। वो जिला परिषद ये सब कर सकता है। आगे है जिला तथा जिला व प्रादेशिक परिषद। जिला और प्रादेशिक परिषद है भू राजस्व। जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद भू राजस्व का आकलन भू राजस्व का आकलन कर सकता है, भू राजस्व को निर्धारित भी कर सकता है, कुछ विनिर्दिष्ट कर हैं उनको भी लागू कर सकता है और यह संसद और राज्य विधानमंडल का अधिनियम लागू नहीं होता है। अगर होता भी है तो फेरबदल के साथ। जो जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद है, यहाँ पर जो पार्लियामेंट का या फिर राज्य विधानमंडल स्टेट असेंबली है, उनका कोई भी नियम या कोई भी विधि या कोई भी एक्ट सीधा लागू नहीं होगा। यहाँ पे लागू होगा तो फेरबदल के साथ ही लागू होगा। मतलब सीधा-सीधा जो उनके लिए ज़रूरी है यहाँ पे लोगों को बदलाव करना होगा, वो बदलाव करके वहाँ पे लागू कर सकते हैं। ठीक है? आगे है कि जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद के प्रशासन की जाँच रिपोर्ट के लिए एक आयोग का गठन होगा, गवर्नर करेगा और आयोग की सिफारिश पर जिला और प्रादेशिक परिषद को विघटित कर सकता है। भाई ये है विघटित कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे प्रशासन कैसे चल रहा है इसके लिए जाँच और इसकी रिपोर्ट गवर्नर के अंडर में ये है कि वह एक आयोग का गठन करे, लगातार वहाँ प्रशासन ठीक चल रहा है उसकी जाँच करे, रिपोर्ट दे गवर्नर को और उसकी सिफारिश पे जिला और प्रादेशिक परिषद को विघटित कर सकता है। असम में स्टेट लॉ को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी गवर्नर के पास है और सेंट्रल लॉ को भी गवर्नर ही लागू करता है। लेकिन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अमित्र में अमित्र में मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में स्टेट लॉ तो गवर्नर लागू करेगा, लेकिन सेंट्रल लॉ प्रेसिडेंट करेगा। ध्यान रखना है पीटी के लिए खास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे असम में सेंट्रल लॉ भी गवर्नर ही लागू करता है। धन्यवाद, थैंक यू। पीटी के हिसाब से इतनी जानकारी बहुत है। आप इसके बाद जाके लक्ष्मीकांत वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।